आज का टॉपिक है राज्य। ये सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए जो एनएपी के तहत मेजर पेपर लिए हुए हैं। राज्य का अध्ययन राजनीति शास्त्र की विषय सामग्री का मुख्य विषय है। तो इस संबंध में गार्नर अपना विचार देते हैं कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है और इसी बात को मानते हुए वर्तमान युग में राज्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था माना जाता है। यह व्यक्ति के राज्य जो है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को और उसको सुरक्षित और संरक्षण प्रदान करता है। अरस्तु राज्य को स्वाभाविक और आवश्यक संस्था स्वीकार करता है। वह मनुष्य को राजनीतिक प्राणी मानता है। अरस्तु का विचार है कि यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में ना रह सकता हो, समाज में नहीं रह सकता है, या जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है, जिसको समाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है ना। अगर दोनों चीज़ उसको ज़रूरत नहीं तो अपने आप में पूर्ण है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो। वह जंगली जानवर या देवता ही हो सकता है। ठीक है, ये किसका कथन है? अरस्तु का। ये तो राज्य के बारे में हम लोग जाने। अब नेक्स्ट है परिभाषा। तो सिसरो के अनुसार राज्य एक ऐसी समाज है जिसके सदस्य पारस्परिक अधिकार और सार्वजनिक हितों की दृष्टि से एक साथ संगठित रहते हैं। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य पूर्ण और स्वावलंबी जीवन की स्थापना करना है, जिससे हमारा आशय सुखी एवं सम्मानपूर्ण जीवन है। इसी राज्य के संबंध में लास्की कहते हैं कि राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में बटा हुआ है, अपने निश्चित भौगोलिक सीमाओं में अन्य सभी व्यवस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। नेक्स्ट है राज्य के तत्व। तो राज्य के तत्वों के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है, जिसमें पहला है राज्य के तत्वों में जनसंख्या। तो जनता के एक समुदाय विशेष का नाम क्या है? राज्य है। तो जनता के अस्तित्व के बिना राज्य की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर राज्य है तो जनता भी होगी। ठीक है, क्योंकि राज्य शब्द में संगठन की जो भावना निहित है उसका अस्तित्व मानव तत्व के अस्तित्व पर ही निर्भर है। इसी संबंध में गार्नर बताते हैं कि राज्य के अस्तित्व के लिए जनता रूपी भौतिक तत्वों की निरपेक्ष जरूरी है। जनता के बिना राज्य की कल्पना संभव नहीं है। इसके बिना ना तो शासक हो सकता है ना ही शासित। तो राज्य के लिए कितनी जनसंख्या जरूरी है, इस बात में विद्वानों का भी मत एक नहीं है। जनसंख्या की संख्या निश्चित करना एक जटिल काम है। यह प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय विस्तार और भौगोलिक परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। प्राचीन काल के जो विद्वान हैं आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित करने का प्रयास किया। सेकेंड पॉइंट है भूभाग। राज्य का दूसरा अनिवार्य तत्व निश्चित भूभाग है, लेकिन कई प्राचीन विद्वानों ने भूभाग को राज्य के लिए आवश्यक तत्व नहीं माना है। तो हॉल के शब्दों में कोई कारण नहीं है कि एक समुदाय भी अन्य जातियों के प्रति व्यवहार के नियमों से अपने को उसी प्रकार बाध्य न माने जैसे कोई अस्थायी जाति मानती है। राज्य के भूभाग का कोई निश्चित आकार नहीं है। वह भूभाग इतना बड़ा होना चाहिए कि उस राज्य में जितने भी लोग हैं उनकी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर जीवन लोग जी सकें, और इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी हम लोग रक्षा नहीं कर पाए। अगर रक्षा नहीं कर पाएंगे तो दूसरे राज्य जो है उस राज्य को क्या कर देंगे? पराधीन बना लेंगे। तो यह जरूरी नहीं है कि राज्य का सभी भूभाग एक ही हो, लेकिन भूभाग का सभी हिस्सा जो है एक दूसरे के संपर्क में रहे। नेक्स्ट है
सरकार। तो राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व सरकार है, या इसको हम लोग कहेंगे दूसरा शासन व्यवस्था। तो सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि वह सभी सेवाएं, मतलब जितने भी सेवाएं हैं, है ना, जनता को उपलब्ध कराए। और सरकार जो है राज्य के भूभाग की रक्षा करे। जब कभी भी बाहरी आक्रमणों इस तरह से हो तो फिर वो सरकार भूभाग की रक्षा करे और राज्य के अंदर, है ना, भीतर शांति व्यवस्था को कायम कर सके, विदेशी राज्यों के साथ में मित्रता का संबंध बनाए। और इसके लिए विशेष रूप से आर्थिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और ज़्यादा भी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, है ना। और वर्तमान में सरकार क्या की है, जनता के लिए बहुत सारी सेवाएं दी है, जैसे शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी, संचार है, रोजगार है, आवास है, परिवहन, ये सारी सुविधाएं दी है। और इस प्रकार की सुविधाओं से ही क्या होती है, एक कल्याणकारी राज्य का उदय होता है। नेक्स्ट है संप्रभुता। ठीक है, तो उपरोक्त तीनों तत्वों से भी अधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता है। तो इसे राज्य की आत्मा भी कह सकते हैं। तो इस संबंध में गैटिल के अनुसार संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। तो अब समझते हैं हम लोग संप्रभुता का हिंदी अनुवाद क्या है। ये जो लैटिन भाषा के सुपर अर्म से निकला है, इसका मतलब है सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, तो इस संबंध में बोंदा बताते हैं कि संप्रभुता की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजा के ऊपर परम शक्ति है जो कि कानूनों से नियंत्रित नहीं है। तो इसी संबंध में और एक विद्वान है बिलोबी, ये कहते हैं कि संप्रभुता वह सर्वोच्च अनिवार्य और अनियंत्रित सत्ता है जिसके आश्रित बड़े से बड़े कानून रहते हैं, जिसके आश्रित में बड़े से बड़े कानून रहते हैं। और कोई जनसमूह एक निश्चित भूभाग पर अस्थायी रूप से निवास करता हो और उसकी एक संपन्न संगठित सरकार भी हो, लेकिन यदि वह संप्रभुता संपन्न नहीं हो तो उसको हम लोग राज्य की संज्ञा नहीं देंगे। ठीक है, मतलब कह रहा है कि कोई भी जन समूह है जो निश्चित भूभाग अस्थायी रूप से वहाँ पे निवास करता है और उसकी एक संगठित सरकार भी है, ठीक है, सरकार भी है, लेकिन उस सरकार के पास सर्वोच्च शक्ति नहीं है, तो उसको हम लोग राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते। जैसे 1947 मतलब 1947 15 अगस्त से पहले भारत क्या था, एक राज्य नहीं था।